आपको बताएंगे कि आज पुतिन ने कैसे एक जख्मी शेर की तरह पश्चिमी देशों पर प्रहार किया और कहा कि वो तो इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों की मंशा इस युद्ध को समाप्त करने की है ही नहीं। पुतिन ने यह भाषण रशिया की संसद में आज ही दिया है और उनके भाषण को वहां पर स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस कहा जाता है। और बड़ी बात यह है कि 19 साल के अपने राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल में उन्होंने 18 बार ही अपने देश को संबोधित किया है और इनमें भी आज उन्होंने जो भाषण दिया वो उनका दूसरा सबसे बड़ा भाषण है जो 105 मिनट तक चला, जबकि 2018 में उन्होंने 115 मिनट का भाषण दिया था। पुतिन मीडिया से बहुत कम बात करते हैं और भाषण भी बहुत कम ही देते हैं, इसलिए आज पूरी दुनिया को उनका यह भाषण ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी जो पब्लिक अपीयरेंस होती हैं वो काफी कम होती हैं। इन विषयों पर वो बहुत कम बात करते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के आज के भाषण के 5 कीवर्ड्स हैं। पहला पश्चिमी देश, दूसरा अमेरिका, तीसरा यूक्रेन, चौथा हथियार और पांचवां युद्ध। यानी ये 5 शब्द उनके पूरे भाषण में छाए रहे। बड़ी बात यह है कि जिस समय राष्ट्रपति पुतिन रशिया की संसद में यह भाषण दे रहे थे, उस समय मॉस्को समेत रशिया के सभी बड़े शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर उनका यही भाषण प्रसारित हो रहा था, जैसे आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर बड़े बड़े सब तमाम शहरों में उनका यह भाषण वहां प्रसारित हो रहा था। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस भाषण के दौरान रशिया थोड़ी देर के लिए एक तरह से रुक गया था, थम गया था, या कह लीजिए 105 मिनट के लिए पूरा देश थम गया था और लोग जहां भी थे वहीं खड़े होकर राष्ट्रपति पुतिन को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अगर हम आपको 2 पॉइंट्स में इस पूरे भाषण का सार बताएं तो वो ये होगा कि राष्ट्रपति पुतिन ये आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिमी देश इस युद्ध को समाप्त नहीं होने देना चाहते, और दूसरी बात यह कि इस समय जो स्थिति है वो असल में पुतिन वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की है। यानी ये युद्ध पुतिन वर्सेस ऑल की लड़ाई बन गया है, जिसमें एक तरफ पश्चिम के तमाम बड़े बड़े देश अमेरिका के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अकेले हैं। यहां समझने वाली एक और बात है कि इस भाषण में पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का एक बार भी नाम नहीं लिया पूरे 105 मिनट में, जिससे पता चलता है कि पुतिन ज़ेलेंस्की को पश्चिमी देशों की एक बहुत छोटी सी कठपुतली मानते हैं और ज़ेलेंस्की उनके लिए कोई महत्व नहीं रखते, इतना भी महत्व नहीं रखते कि 105 मिनट में एक बार भी वो ज़ेलेंस्की का नाम लें। असल में 70 साल के पुतिन जानते हैं कि उनकी असली लड़ाई यूक्रेन से नहीं, ज़ेलेंस्की से नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों से, और इसीलिए आज उन्होंने पश्चिमी देशों को लेकर 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात यह कि रशिया शांति के साथ बातचीत से युद्ध का समाधान चाहता था, लेकिन पश्चिमी देशों ने बातचीत के सभी रास्ते बंद कर दिए, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिमी देश नेटो का हर कीमत पर विस्तार करना चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, अमेरिका ने जिस तरह अपने फायदे के लिए इराक, सीरिया और लीबिया में युद्ध को भड़काया, उन्हें बर्बाद कर दिया, ठीक वही काम अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन में कर रहे हैं। और ऐसा करने के पीछे अमेरिका और पश्चिमी देशों का एक ही मकसद था, और वो है हथियारों को बेचना, क्योंकि अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है, उसे तो हथियार बेचने से मतलब है। पुतिन ने आरोप लगाया कि पिछले 1 साल में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने 150 बिलियन डॉलर्स यानी 12,40,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे हैं। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि पश्चिमी देश युद्ध भूमि में रशिया को हरा नहीं सकते, इसलिए अब वो रशिया के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू कर रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन वॉर लड़ रहे हैं जिसमें अफवाहें उड़ाई जाती हैं, गलत जानकारियां प्रसारित की जाती हैं। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यह माना है कि इसकी वजह से उनके देश को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और आज उन्होंने अमेरिका के साथ हुए रशिया के एक न्यूक्लियर वॉरहेड के समझौते से खुद को अलग भी कर लिया। यह समझौता वर्ष 2011 में लागू हुआ था, जिसके तहत अमेरिका और रशिया ने इस बात पर सहमति जताई थी कि वो अपने परमाणु हथियारों की संख्या में अब और वृद्धि नहीं करेंगे और इसे सीमित रखेंगे। लेकिन पुतिन के आज के फैसले का मतलब यह है कि रशिया अब आने वाले दिनों में अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या बढ़ा सकता है। 1930 में पश्चिमी देशों ने जर्मनी में नाजियों के लिए रास्ते बनाए थे और अब यूक्रेन को रूस के खिलाफ भड़का रहे हैं। जो लोग इतिहास से परिचित हैं वो ये जानते हैं कि पश्चिमी देशों की यह साजिश
19वीं शताब्दी से चली आ रही है और हमेशा ही उनका शर्मनाक और घिनौना चेहरा सामने आया है। इन्होंने इराक, लीबिया और सीरिया को बर्बाद करने के लिए ऐसा ही किया। ये लोग कभी किसी के लिए वफादार नहीं होते। ईमानदारी और भरोसा जैसे शब्द इनके लिए मायने नहीं रखते। व्लादिमीर पुतिन ने आज अपने 105 मिनट के भाषण में 53 मिनट तक सिर्फ पश्चिमी देशों की नीतियों की आलोचना की और इस दौरान उन्होंने खास तौर पर इराक, सीरिया और लीबिया जैसे देशों का उदाहरण दिया और उनका जिक्र किया। असल में अमेरिका ही वो देश है जिसने युद्ध का इस्तेमाल डॉलर छापने वाली एक मशीन की तरह किया है, क्योंकि अमेरिका पहले किसी देश में युद्ध की स्थिति पैदा करता है, फिर उस देश को हथियार और सैन्य मदद देकर यह बताता है कि वो लोकतंत्र, मानवता और शांति के लिए उस देश के साथ खड़ा है। लेकिन कड़वा सच ये है कि इस युद्ध के बहाने अमेरिका असल में हथियारों का व्यापार करता है और इस बात को आप आज कुछ आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। 1950 से 1953 के बीच कोरियन वॉर में अमेरिका ने आज के हिसाब से लगभग 19 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके बाद इराक और सीरिया के युद्ध में उसने 174 लाख करोड़ रुपए खर्च किए और अफगानिस्तान में 20 वर्षों तक उसने आतंकवाद के खिलाफ जो युद्ध लड़ा उस पर भारतीय रुपयों में 191 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। और आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अमेरिका ने यह पैसा शायद शांति की स्थापना और मानवता के लिए खर्च किया होगा, लेकिन यह सच नहीं है। सच यह है कि ऐसे ही युद्ध क्षेत्र बनाकर अमेरिका ने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का सौदागर बनाया है। आज पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा 39% हथियार अमेरिका ही बेचता है, जबकि इस सूची में 19% की हिस्सेदारी के साथ रशिया दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर फ्रांस है, जिसका हिस्सा है 11% का। तो ये हथियारों के 3 सबसे बड़े सौदागर आपकी स्क्रीन पर हैं। पहले नंबर पर अमेरिका, फिर रूस और फ्रांस। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा यह युद्ध समाप्त हो, क्योंकि यह युद्ध अमेरिका को लाखों करोड़ों रुपए कमाकर भी दे रहा है। वर्ष 2020 से अब तक अमेरिका पूरी दुनिया को 38 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेच चुका है, जबकि यूक्रेन के युद्ध पर उसने 5 लाख करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। आप चाहें तो इन 5 लाख करोड़ रुपयों को इस युद्ध की मार्केटिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, जिसकी मदद से अमेरिका के राष्ट्रपति किसी कंपनी या किसी बड़े एक्टर की तरह लोगों के बीच अपना प्रचार करते हैं और शांति दूत बनकर पूरी दुनिया को हथियार बेचते हैं। आपने देखा होगा जब बड़े बड़े नेता होते हैं चुनाव से पहले, वो अपना चुनाव प्रचार करते हैं, रैलियां करते हैं, रोड शोज करते हैं, उसका एक खर्चा होता है जिसे हम मार्केटिंग कॉस्ट कहते हैं। इसी तरह जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब वो कोई नया उत्पाद, प्रोडक्ट लाती हैं बाजार में, तो उसके विज्ञापन दिए जाते हैं हर जगह, टीवी पर आप देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, उसे मार्केटिंग कॉस्ट कहते हैं। और इसी प्रकार से जब किसी बड़े एक्टर की फिल्म आ रही होती है तो वो अपनी फिल्म का विज्ञापन करते हैं, अलग अलग जगह जाकर अपनी फिल्म को प्रमोट करते हैं, उसे मार्केटिंग कहते हैं, यानी फिल्म का प्रचार। तो अमेरिका ने जो 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं अभी तक यूक्रेन के इस युद्ध में, उसे आप प्रचार सामग्री कह सकते हैं, उसे आप प्रचार का खर्चा कह सकते हैं, जिसके जरिए अमेरिका अपना प्रचार कर रहा है, अपने आप को सुपर पावर के तौर पर, दुनिया के सबसे बड़े सरपंच के तौर पर वो स्थापित करना चाहता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अपना खुद का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े नेता अपने आप को दिखाना चाहते हैं। तो हम आपको आंकड़ों के जरिए ये बताएंगे कि पिछले 1 साल में ये युद्ध कहां तक पहुंचा और इस युद्ध में अभी रशिया की क्या स्थिति है और यूक्रेन की क्या स्थिति है। देखिए, आपने बहुत सारी चीजें इस युद्ध के बारे में सुन ली होंगी, पढ़ ली होंगी, और आपने अभी तक इस युद्ध के बारे में सिर्फ वीडियोस देखे होंगे जिसमें बड़े बड़े हथियार, गोला बारूद, इधर उधर की बातें जो है होती रहती हैं। लेकिन आज हम आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि इस युद्ध की आज की स्थिति क्या है, जो आपको शायद और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप ये जो प्रेजेंटेशन हम आपको आज दिखा रहे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। इस प्रेजेंटेशन में सारी हकीकत छिपी हुई है। इस युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी 2022 को हुई थी, आज से 1 साल पहले, और इससे 1 दिन पहले 23 फरवरी को यूक्रेन के लगभग सभी इलाकों पर यूक्रेन की सरकार का और यूक्रेन की सेना का ही नियंत्रण था, और इनमें भी लुहांस्क और दोनेत्स्क जैसे इलाकों को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी थी। लेकिन ये इलाके तब भी पूरी तरह रशिया के नियंत्रण में नहीं थे। इस नक्शे को पहले आप ध्यान से देख लीजिए। आपको सिर्फ एक लुहांस्क और दोनेत्स्क
ये दो इलाके जो आपको लाल रंग से दिखाई दे रहे हैं, यहां आपको रूस का एक पार्शियल नियंत्रण दिखाई देगा, बाकी पूरा इलाका यूक्रेन के पास है। यह उस दिन की बात है, युद्ध से एक दिन पहले। लेकिन 23 फरवरी 2022 की स्थिति इस समय आपके सामने है। लेकिन युद्ध शुरू होने के एक महीने बाद, यानी 23 मार्च 2022 को, 30 दिन के बाद, यूक्रेन का नक्शा काफी हद तक बदल चुका था और यूक्रेन के जितने भी इलाके रशिया की सीमा से लगते हैं, उन सभी पर रशिया की सेना ने कब्जा कर लिया था और जो इलाके ब्लैक सी से लगे हुए हैं, उन पर भी रशिया की सेना का नियंत्रण हो चुका था। देखिए, अब आप एक महीने बाद की स्थिति देखिए। जो लाल रंग से आपको नक्शे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, यह वो हिस्सा है जिस पर रशिया की सेना कब्जा कर चुकी थी। यानी यूक्रेन के नक्शे पर यह जो लाल रंग का इलाका है, यूक्रेन का बड़ी संख्या में जो बॉर्डर एरिया था, उस पर रशिया ने कब्जा कर लिया था एक महीने के अंदर ही। लेकिन अब आप इस महीने की 19 तारीख का नक्शा देखिए, लेटेस्ट, जिसमें आप सोच सकते हैं कि आप इस समय की स्थिति क्या है, जिसमें यह दिख रहा है कि पिछले कुछ महीनों में रशिया की सेना को काफी इलाकों से पीछे हटना पड़ा और जिन इलाकों को आप लाल रंग में देख रहे हैं, अब सिर्फ वहीं पर रशिया का नियंत्रण बचा है और जिन इलाकों को आप नीले रंग में देख रहे हैं, ये वो इलाके हैं जिन्हें यूक्रेन की सेना ने रशिया से वापस छीन लिया है। और अभी स्थिति यह है कि एक साल बाद आज यूक्रेन का सिर्फ 17% क्षेत्र ही अब रशिया के कब्जे में है। यानी रशिया को इस युद्ध से पिछले एक साल में सिर्फ यह 17% इलाका हासिल हुआ है। इसके अलावा इस युद्ध की वजह से पिछले एक साल में यूक्रेन के 81 लाख लोग अपना देश छोड़कर दूसरी जगहों पर पलायन कर चुके हैं, जिनमें 53 लाख लोगों ने पश्चिमी देशों में शरण ली और 28 लाख लोगों ने रशिया में जाकर शरण ली है। पश्चिमी देशों में भी ज्यादातर लोगों ने शरण लेने के लिए पोलैंड को चुना है, जो यूक्रेन का पड़ोसी देश है, और पोलैंड को ऐसी उम्मीद है कि जब यह युद्ध समाप्त होगा तब ये सारे लोग वहां से वापस अपने देश यूक्रेन लौट जाएंगे। तो इस नक्शे पर आप देखिए, बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको कि यूक्रेन से जो 80 लाख लोग हैं, ये कहां कहां पर गए हैं। इनमें लोग रोमानिया गए हैं, स्लोवाकिया गए हैं, चेक रिपब्लिक गए हैं, जर्मनी गए हैं, पोलैंड गए हैं, बेलारूस भी गए हैं और रशिया में भी 28 लाख लोग गए हैं। यहां तक कि इटली में भी 1.7 लोगों ने जाकर शरण ली है। इसके अलावा पिछले एक साल में यूक्रेन के 7,000 नागरिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। 7,000 नागरिक इस युद्ध में एक साल में मारे जा चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में 85% लोग ऐसे हैं जो 10वीं पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी डिजिटल पेमेंट्स करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। अब दुनिया के बड़े बड़े देश भी भारत के इस यूपीआई का फॉर्मूला अपनाना चाहते हैं। आज हम आपको यह बताएंगे कि भारत में अगर आप छोले भटूरे खाने के लिए भी किसी छोटी सी दुकान पर जाते हैं या शादी में किसी ढोल बजाने वाले को टिप देना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। और आज सिंगापुर ने भारत के इसी यूपीआई का अपने देश में स्वागत किया है। आज एक वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने इस क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत की है, जिसका मतलब यह है कि अब से भारत का रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, जिसे यूपीआई कहते हैं, और सिंगापुर का रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, जिसे पे नाउ कहते हैं, वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और इससे सिंगापुर में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए डिजिटल पेमेंट करना आसान और सस्ता हो जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि भारत से जो लोग नौकरी करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए या दूसरी वजहों से सिंगापुर गए हैं, वो लोग अब वहां के अपने मोबाइल नंबर से भी यूपीआई की मदद से डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे और इन लोगों के जो परिवार भारत में रहते हैं, उनके लिए भी यूपीआई के जरिए इन लोगों को डिजिटल पेमेंट भेजना आसान होगा। जैसे अगर किसी माता पिता ने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए सिंगापुर भेजा है और वो उसे हर महीने कुछ पैसा भेजना चाहते हैं, तो वो अब यूपीआई की मदद से सीधे डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। सिंगापुर की कुल आबादी लगभग 55 लाख है, जिनमें 12% यानी लगभग 6.5 लाख लोग भारतीय मूल के हैं और ये लोग हर साल रेमिटेंस के तौर पर बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा भारत में अपने परिवारों को भेजते हैं। और इस दौरान क्योंकि दोनों देशों के बीच कोई डिजिटल पेमेंट का मेथड नहीं होता, इसलिए ऐसे ट्रांजैक्शंस पर भारी फीस लगती है। लेकिन सिंगापुर में अब यूपीआई के आने के बाद यह फीस नहीं लगेगी। यूपीआई का मतलब, आपने यूपीआई का नाम तो बहुत सुना होगा, यूपीआई का मतलब आपको नहीं पता होगा।
यूपीआई का मतलब है, इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसलिए इसे यूपीआई कहते हैं। और ये एक तरह का रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसकी मदद से आप रियल टाइम में डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब किसी मोबाइल ऐप पर दो लोगों के बीच एक डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है पैसे का, और एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है, तो यह लेन देन यूपीआई की मदद से पूरा होता है। यानी डिजिटल पेमेंट के लिए आप मोबाइल ऐप कोई भी इस्तेमाल करें, लेकिन यूपीआई ही इस रियल टाइम पेमेंट को संभव बनाता है, चाहे आपके पास ऐप कोई भी हो। यूपीआई को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है, और आज यूपीआई को लेकर भारत ने सिर्फ सिंगापुर से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, बल्कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, कतर, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग भी यूपीआई को अपने अपने देशों में लॉन्च करने वाले हैं, जिससे वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोग अब वहां के अपने लोकल मोबाइल नंबर से भी डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। और यूपीआई को अपनाने वाले देशों की यह लाइन अब समय के साथ साथ पूरी दुनिया में लंबी होती जा रही है, क्योंकि हम यूपीआई के वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। असल में रियल टाइम डिजिटल पेमेंट की इंडस्ट्री में आज भारत ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। आज बहुत सारे देश भारत के इसी यूपीआई को अपनाना चाहते हैं, और वो स्टडी करना चाहते हैं कि भारत ने असल में ऐसा क्या किया कि भारत में इतनी बड़ी संख्या में लोग अब डिजिटल पेमेंट करने लगे हैं। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपको अगर छोले भटूरे भी खाने हैं किसी छोटी सी दुकान पर जाकर, तो आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं वहां पर। नेपाल, भूटान और ओमान जैसे देश डिजिटल पेमेंट्स के लिए अपने यहां भारत के यूपीआई को लाने की मंजूरी दे चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि इन लोगों में अलग अलग मोबाइल ऐप्स की मदद से इन देशों में जो डिजिटल पेमेंट्स होंगी उसके लिए भारत का ही यूपीआई इस्तेमाल होगा। और नेपाल और भूटान में तो इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। आज डिजिटल पेमेंट ऐप्स और डिजिटल सर्विसेज के मामले में भारत पश्चिमी देशों से कहीं आगे निकल चुका है, और इस मामले में चीन और अमेरिका जैसे देश भी भारत के कहीं आसपास भी नहीं है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पूरी दुनिया में 41% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होती है। यानी मान लीजिए अगर पूरी दुनिया में एक दिन में 100 रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इनमें से 41 भारत में है। यानी भारत इस सेक्टर में लीडर की भूमिका निभा रहा है इस समय। वर्ष 2021 में यानी पिछले साल पूरी दुनिया में कुल 11,830 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुए थे, जिनमें से अकेले भारत के लोगों ने 4,860 करोड़, चीन ने 1,850 करोड़, थाईलैंड ने 970 करोड़, ब्राजील ने 870 करोड़ और दक्षिण कोरिया ने 740 करोड़ के डिजिटल ट्रांजैक्शंस किए। यानी भारत के आसपास भी कोई दूसरा देश नहीं था। बड़ी बात यह है कि भारत ने इस क्षेत्र में यह सफलता सिर्फ 5 वर्षों में हासिल कर ली है। नोटबंदी से पहले हमारे देश में हर महीने औसतन 50 करोड़ रुपए के रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते थे। सोचिए, सिर्फ 50 करोड़ के। लेकिन नोटबंदी के बाद यह आंकड़ा हर महीने 100 करोड़ पहुंचा। इसके बाद जनवरी 2019 में यह 1 लाख करोड़ रुपए हो गया, जनवरी 2021 में 5 लाख करोड़ रुपए और अगस्त 2022 में 10 लाख करोड़ रुपए। और अब हमारे देश में हर महीने लगभग 13 लाख करोड़ रुपए के रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं। सोचिए, भारत के लोग हर महीने लगभग 13 लाख करोड़ रुपए यूपीआई के जरिए एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, और यही आंकड़ा इस क्षेत्र में भारत को एक सुपर पावर बनाता है। आप अगर किसी छोटे से दुकानदार से कोई सामान खरीदते हैं, छोला भटूरा खरीदने के लिए वहां जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं, किसी रेडी वाले से सब्जी खरीदते हैं, किसी रिक्शे वाले की सर्विसेज लेते हैं, तो उस व्यक्ति के पास भी आज अपना यूपीआई आईडी होता है और उसे आप आसानी से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जो वीडियो आपको दिखाएंगे हम, ये एक शादी का वीडियो है जिसमें लोग ढोल वाले आदमी को डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, और इस ढोल वाले ने अपना क्यूआर कोड अपने ढोल पर ही चिपकाया हुआ है। देखिए आप, ये भारत में ही हो सकता है। तो ढोल वाले को अगर आपको टिप देनी है तो आप वहां पर भी डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए ये टिप दे सकते हैं। शादी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं जहां पर एक ढोल वाला अपना क्यूआर कोड ढोल पर चिपकाकर आया है। और आज छोटे छोटे शहरों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूपीआई के जरिए भीख तक मांग रहे हैं। और इस वीडियो में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, ये बिहार के बेतिया रेलवे स्टेशन पर कई वर्षों से भीख मांग रहा है, और अब ये व्यक्ति
क्यूआर कोड अपने गले में लटकाकर घूमता है और इसी के जरिए भीख मांगता है। कहने का मतलब हमारा यह है कि विकसित देशों की तुलना में भारत के लोग आज भी बहुत कम शिक्षित हैं, लेकिन इसके बावजूद नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के मामले में हमारे देश के लोग बड़े बड़े देशों से बहुत आगे हैं। और इस बात को आप कुछ और आंकड़ों से समझिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक उस समय भारत की आबादी में 11.1% लोग ही ऐसे थे जो 10वीं कक्षा पास थे। 11.1% लोग ऐसे हैं जो 10वीं कक्षा पास हैं। इस हिसाब से देखें तो उस समय भारत की कुल आबादी थी 121 करोड़, जिसमें से 107 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे थे जो 10वीं क्लास पास भी नहीं थे। 121 में से 107 करोड़ लोग 10वीं क्लास पास भी नहीं है। और हमें लगता है कि पिछले 12 वर्षों में भी यह स्थिति थोड़ी तो बेहतर हुई होगी, लेकिन इसके आसपास ही होगी। तब 11.1% लोग थे, हो सकता है अब जाकर 15% हो गए होंगे, इतना ही फर्क आया होगा। तो आज भी आप ये कह सकते हैं कि आज भी अगर इस अंदाजे से हम लगें तो 85% लोग हमारे देश में ऐसे होंगे जो 10वीं पास भी नहीं है। इसलिए हम 2011 की जनगणना को आधार बनाकर अगर देखें तो आज भी भारत के 140 करोड़ लोगों में से 124 करोड़ लोगों के आसपास ये संख्या होगी जो 10वीं क्लास पास नहीं है, 10वीं से भी कम पढ़े हैं। लेकिन इसके बावजूद आज पूरी दुनिया में भारत के लोग सबसे ज्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या भी भारत में सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया में व्हाट्सएप के 224 करोड़ यूजर्स हैं, इनमें से 49 करोड़ यूजर्स अकेले भारत में हैं। इसके अलावा भारत के लोग इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर रील्स बनाने के मामले में, वीडियो बनाने के मामले में भी पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। हमारे देश में हर दिन 60 लाख रील्स और शॉर्ट वीडियोस बनते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के 40 करोड़ लोग फेसबुक का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी भारत के लोग कम शिक्षित होते हुए भी टेक्नोलॉजी का बहुत आराम से, आसानी से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और आज भारत के बहुत सारे लोगों के घरों में कंप्यूटर तक नहीं है, उन्होंने शायद देखा भी नहीं होगा, लेकिन वो भी जानते हैं कि डिजिटल पेमेंट कैसे की जाती है। और भारत के लोगों ने नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को पूरी दुनिया में सबसे तेजी से ट्रांसफॉर्म किया है, अपने आप को बदल लिया है। एक जमाना था जब यह कहा जाता था कि भारत इतना बड़ा देश होते हुए भी अपनी वायुसेना के लिए एक लड़ाकू विमान तक अपने देश में नहीं बना सकता, सारे लड़ाकू विमान बाहर से खरीदते हैं। लेकिन आज ये तस्वीर बदल गई। आज भारत में हमने सबसे पहले तो अपना खुद का स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाया है, जिनमें तेजस विमान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब हम हवाई जहाज खुद बना रहे हैं। फिर कहा जाता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन हमारे यहां इस्तेमाल होते हैं, फिर भी हमारे देश में मोबाइल फोन नहीं बन सकते, हम एक मोबाइल फोन तक नहीं बना सकते। आज अब स्थिति यह है कि अब हम पूरी दुनिया में मोबाइल फोन बनाने के मामले में जो है हम बहुत ऊपर आ गए हैं। आज पूरी दुनिया में चीन के बाद सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स का उत्पादन भारत में होता है। हम दूसरे नंबर पर हैं पूरी दुनिया में मोबाइल फोन बनाने में। 2014 में भारत में मोबाइल फोन्स बनाने वाली सिर्फ 2 यूनिट थी, आज 200 के पार जा चुकी है। आज टेक्नोलॉजी के मामले में भारत ने 2 बहुत बड़े इनोवेशंस किए हैं, जिनमें पहला है यूपीआई जो पूरी दुनिया में सुपर हिट है, और दूसरा है कोविन ऐप। आपको याद होगा जो हम कोविड के समय पर लेकर आए थे। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देशों में जब लोगों को वैक्सीनेशन के बाद हाथ से लिखकर पर्चियां दी जा रही थी, तब भारत ने अपने लोगों का कोविड वैक्सीनेशन कोविन ऐप के जरिए किया था। और इसके बाद भारत ने न सिर्फ कोविड की वैक्सीन दुनिया को बाद में दी, बल्कि इस सॉफ्टवेयर को भी हमने पूरी दुनिया के लिए ओपन सोर्स कर दिया था, जिसके बाद 100 से ज्यादा देशों ने कोविन को लेने में दिलचस्पी दिखाई थी। तो हमने कोविन बनाया, यह हमारा बहुत बड़ा इनोवेशन था। दूसरा हमने यूपीआई बनाया, और इन दोनों को जो बड़े बड़े जो देश हैं आज लेना चाहते हैं। इससे यह समझ में आता है कि हमारे देश के लोग भले ही कम शिक्षित हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देश भारत के लोगों को अक्सर पिछड़ा हुआ मानते हैं। सच यह है कि भारत के लोग कम पढ़ा लिखा होते हुए भी नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में सबसे आगे हैं। इसलिए अब हमारा लक्ष्य और भी बड़ा होना चाहिए। हमने एक जमाना था जब सुई भी हम बनाते नहीं थे, अब हवाई जहाज भी बनाते हैं, मोबाइल फोन भी बनाते हैं, कोविन ऐप भी बनाते हैं, कोविड की वैक्सीन भी बनाते हैं, और हम यूपीआई भी बनाते हैं। और आप सोचिए हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरी दुनिया में डिजिटल तरीके से, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव करवाता है। अब आगे क्या है?
अब हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि भारत में आज जो हमारे पूरे पोर्टफोलियो में जो मिसिंग है वो ये है कि आज भी हमारे देश में दुनिया की कोई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है। फेसबुक और गूगल जैसी कोई बड़ी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी अभी तक हमारे देश ने स्थापित नहीं की है, क्योंकि अभी हमारे देश के लोग इन बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी हासिल करके या फिर इन कंपनियों के सीईओ बनकर खुश हो जाते हैं। लेकिन अब हमें यह देखना है कि हमारे देश का अपना यूट्यूब कब होगा, हमारे देश का अपना फेसबुक, हमारे देश का अपना इंस्टाग्राम, हमारे देश का अपना गूगल जैसा प्लेटफॉर्म, हमारे देश का अपना माइक्रोसॉफ्ट कब आएगा, कब हम गूगल जैसी कोई बड़ी टेक कंपनी अपने देश में खड़ी करेंगे। तो इसलिए अब वो जमाना जा चुका जब हम इन कंपनियों के सीईओज बनकर खुश हो जाया करते थे। इन कंपनियों में हमारे देश का कोई युवा नौकरी पाता था तो अखबार में खबर छपती थी कि इस व्यक्ति को गूगल ने हायर कर लिया, इस व्यक्ति की यूट्यूब में नौकरी लग गई और इसे बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही है। अब इतने से हमारा पेट भरने वाला नहीं है, अब हम गूगल से भी बड़ी कंपनी बनाएंगे, टेक कंपनी। अब हम माइक्रोसॉफ्ट से भी बड़ी टेक कंपनी बनाएंगे और हमारा अगला लक्ष्य अब यही होना चाहिए। फिनटेक और डिजिटल क्रांति में भारत की सफलता की अगुवाई हमारे टेक्नोलॉजी ट्रेंड युवा ही कर रहे हैं। आज फिनटेक की दुनिया में भारत के हजारों स्टार्टअप्स अपना लोहा मनवा रहे हैं। इसी ऊर्जा की वजह से आज रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत विश्व के अग्रणी देशों में है। आज यूपीआई भारत में सबसे पसंदीदा पेमेंट मैकेनिज्म बन गया है। आज बहुत से एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि जल्द ही भारत में डिजिटल वॉलेट ट्रांजैक्शन नकद लेन देन से अधिक हो जाएंगे। तो आप अक्सर ये बात सुनते रहते हैं कि ये नया भारत है, भारत बदल रहा है, भारत में बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, लेकिन कभी आप शायद घर बैठकर या कहीं भी ध्यान से ये सोचते नहीं हैं कि भारत बदल कैसे रहा है। लेकिन जब आप ये सारी खबरें देखेंगे, इन सारे बदलावों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे भारत बदल रहा है और कैसे आपका अपना जीवन पिछले 5 साल में ही, आप ज्यादा पीछे मत जाइए, पिछले 5 साल में आपका जीवन कैसे बदल चुका है आप खुद देखिए। आज हमारे घर में चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो, हमारे परिवार में, अड़ोस पड़ोस में लोग फेसबुक का कैसे इस्तेमाल करते हैं, लोग कैसे बात बात पर व्हाट्सएप करते हैं। आज कोई व्यक्ति हमारे देश में ऐसा नहीं होगा जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना ना जानते हो। डिजिटल पेमेंट्स कैसे हो रही हैं जबरदस्त तरीके से, आप देखिए कितने बड़े यही बदलाव हैं जो एक देश को, सामान्य से देश को सुपर पावर बनाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आने वाला दशक है या जो आने वाला समय है, यह हमारा अमृतकाल शुरू हो चुका है और आने वाला समय भारत का समय होगा, भारत के लोगों का समय होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी को अपने जीवन में अपनाने की जो जबरदस्त क्षमता हमारे पास है, बदलने की जो क्षमता हमारे देश के लोगों के पास है, वो शायद किसी और देश के लोगों के पास नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े विकसित देश जहां पर ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी आज नई टेक्नोलॉजी को उस हिसाब से नहीं अपना पा रहे हैं जैसे हमने किया है।